हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम के जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पे बेटा हमने इम्प्लांटेशन तक लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब इम्प्लांटेशन के बाद हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और हम कहाँ पहुंच जाते हैं। अब इम्प्लांटेशन के बाद हम क्या बोलते हैं कि वुमेन इज नाउ प्रेग्नेंट। तो विल टॉक अबाउट दी प्रेगनेंसी टुडे। क्या थी प्रेगनेंसी? जब ब्लास्टोसिस्ट ने अपने आप को एम्बेड कर लिया था, कहां पे? इनटू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। कैसे किया था, याद है ना? ये था बेटा हमारे पास ब्लास्टोडर्म, ये है उसकी ट्रोफोडर्म। हम ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल। तो दिस इज दी ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे एक साइड में क्या पड़े हुए थे बेटा? इनर सेल मास, जिसको हमने क्या कहा था? एम्ब्रियोनल नोब भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, ये सारी इनर सेल की मास पड़ी हुई है, इनर सेल मास पड़ा हुआ है। क्या हुआ था? अब इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लास्टुला। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल। ये तीनों बेटा इसी के नेम है। बीच में यहाँ पे क्या भरा हुआ था? क्या था यहाँ पे? यहाँ पे सारा फ्लूइड पड़ा हुआ था, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसील। तो ये कब बना था? 5th-6th डे पे ये ब्लास्टोसिस्ट रेडी है। अब ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। इम्प्लांटेशन कब होती है? ऑन 6th और 7th डे। उसके लिए इसने क्या किया था? बताओ क्या किया था, रिकॉल करो जल्दी से, मेरे पास तो सारी स्लाइड्स हैं। ये जो सेल्स ऑफ रोबर थी, कौन सी थी सेल्स ऑफ रोबर? वो ट्रोफोब्लास्ट की सेल जो इनर सेल मास के साथ अटैच्ड पड़ी हुई थी। ये वाली जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर। इन सेल्स ऑफ रोबर ने क्या किए? एक्सटेंशन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन अपने अंदर से निकाले। और क्या हुआ फिर? सपोज दिस इज द यूटरस। यूटरस के अंदर बेटा ये पड़ी, बाहर बनाई है हमने पेरीमीट्रियम, ये हमने बना दी मायोमीट्रियम, जो लेयर मसल्स की बहुत स्ट्रोंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब इसको प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है, इसको एक डेवलपिंग फीटस का बोझ उठाना है। तो ये मसल्स क्या हो गई? स्ट्रोंग हो गई। और सबसे अंदर क्या पड़ी हुई है? ये क्या थी हमारे पास? दिस वेवी लेयर वाज दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये सारा क्या है? दिस होल इज एंडोमेट्रियम। ये बात हमने कल कर ली थी। अब क्या किया? ये जो स्ट्रक्चर था ब्लास्टोसील, इसने क्या बनाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कहां से? ये जो सेल्स ऑफ रोबर हैं, इन्होंने बनाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहां पे आके? यहां पे आके उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आके और ऐसे एम्बेड हो गया। ये क्या है अंदर? दिस इज दी ट्रोफोब्लास्ट सेल। और यहाँ पे अंदर क्या पड़ा हुआ है? दिस इज दी इनर सेल मास इन द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियोनल नोब। और यहां से क्या निकल गई? छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी कोरियोनिक विलाय। और ये क्या है? ये ब्लास्टोसील है, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी। अब क्या हुआ? अब ये देखो बेटा, ये क्या थी? एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये भी क्या हुई? जब इस स्ट्रक्चर ने, ब्लास्टोसिस्ट को अपने आप को इम्प्लांट किया था, कहाँ? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इसने क्या किया था? इसके इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने क्या रिलीज किए थे? एंजाइम्स। उन एंजाइम्स ने क्या किया? एंडोमेट्रियम को डिसॉल्व कर दिया। और जहां जहां से वो डिसॉल्व होती रही, ये उसके अंदर जाती रही। तो वहां वहां से एंडोमेट्रियम पीछे हटती रही। और ये एंडोमेट्रियम देखो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे। ये एंडोमेट्रियम ऐसे आनी थी, लेकिन ये धीरे 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 पीछे हट गई। और ये कोरियोनिक विलाय है, और इधर क्या पड़ी हुई है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो कोरियोनिक विलाय और एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ये जो जंक्शन बन गया है यहाँ पे, ये इस पोर्शन को, इतने को, है? अच्छा, दिस मच पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये दिस मच पोर्शन, ये क्या बनाएगा? फ्यूचर प्लेसेंटा।
क्या बनाएगा ये? फ्यूचर प्लेसेंटा। इसकी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट हो गया। कब होता है? ऑन 6th और 7th, मोस्ट प्रोबेबली ऑन 7th डे। ये सब कुछ हो गया। अब क्या होगा? अब ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, आपने देखी एंडोमेट्रियल लाइनिंग और कोरियोनिक विलाई दोनों में आपस में क्या हो गई? ऐसे इंटरडिजिटेशंस। तो ये वाला जो पार्ट है इंटरडिजिटेशंस वाला, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाएगा जिसको हम कहेंगे प्लेसेंटा। बाकी का पोर्शन क्या है? धीरे 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 अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करेगी बेटा? धीरे धीरे साइड से ना ऐसे, ये क्या करेगा? ब्लास्टोसिस्ट यहां से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल लेगा, साइड से भी जैसे जैसे प्रोजेक्शंस निकालेगा वैसे वैसे ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, वो इसके ऊपर जो है इस तरह से साइड में से, जैसे यहां से ऐसे बढ़ी इतनी, अब जब ये इतनी बढ़ेगी तो यहां से आप इसको इरेज कर लो। तो ये ऐसे बढ़ गई, इधर से भी ये थोड़ी सी ऐसे ऊंची उठ गई, फिर ये थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ये भी थोड़ी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको इरेज कर करके मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर ये थोड़ी और आगे बढ़ेगी, ये ऐसे, फिर ये और आगे बढ़ेगी और धीरे 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 ये पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को या ब्लास्टुला को अपने अंदर जो है एम्बेड कर लेगी। और जब ये पूरा एम्बेड कर लेती है उस वक्त ये क्या करता है? ब्लास्टोडर्मिक वेसल जो है इसके चारों तरफ फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकाल लेता है। किस वजह से? टू ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। तो ये देखो एंडोमेट्रियम का एक तो ये पार्ट है जो इंटरडिजिटेशंस बना रहा है विद द कोरियोनिक विलाई, जिसको हम कहेंगे फ्यूचर प्लेसेंटा बनेगा यहां से। एक ये वाला पार्ट है कि एंडोमेट्रियम ने साइड से धीरे 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 बढ़ के और बड़ा और बड़ा और बड़ा और धीरे 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 इसको अपने अंदर एम्बेड कर लिया। ये वाला पोर्शन हो गया। और एक ये वाला पोर्शन है जो एज इट इज पड़ा है, जिसका कहीं पे यूज नहीं हुआ है। तो अब हम इन 3 पोर्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगी कि बेटा अब जब इम्प्लांटेशन हो गई है, आफ्टर इम्प्लांटेशन हम क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी हो गई है भाई। आफ्टर इम्प्लांटेशन एक तो हम क्या कहेंगे? द फीमेल इज प्रेग्नेंट। सेकेंड थिंग, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, अब इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? दिस इज नाउ नोन एज दी डेसिडुआ। डेसिडुआ। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है बेटा, उसका नेम क्या हो जाएगा? अब हम उसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं कहेंगे, हम उसको मैटरनल टिश्यू नहीं कहेंगे, हमने उसका नेम रख दिया क्या? डेसिडुआ। और ये डेसिडुआ के मैंने आपको 3 पार्ट्स भी बता दिए। कौन से? एक तो होता है बेटा डेसिडुआ बेसिलिस। पता है कौन सा है डेसिडुआ बेसिलिस? ये वाला पार्ट जिसमें इंटर, ये वाला, ये रेड वाला पोर्शन है ना जो इतना, ये वाला, ये सारा का सारा इतना पोर्शन एंडोमेट्रियम, सिर्फ एंडोमेट्रियम का, नॉट कोरियोनिक विलाई, वो एंडोमेट्रियम का वो पोर्शन जो कोरियोनिक विलाई के साथ इंटरडिजिटेटेड है, मतलब ये बेस बना रहा है एक तरह से किसका? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस। तो दिस पार्ट इज नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस। सेकेंड पार्ट आ जाता है बेटा, दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। व्हाट इज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस? ये वाला पोर्शन कि धीरे धीरे जब ये इसके अंदर एम्बेड हुआ तो इसने धीरे इतना बढ़ी, थोड़ा अंदर को ले लिया, फिर और एंडोमेट्रियम लाइनिंग अंदर बढ़ी, इसको फिर और अंदर ले लिया, फिर और फिर अल्टीमेटली उसको पूरा एनगल्फ कर लिया और पूरी लाइनिंग की अपनी कवर, मतलब कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग अब ऐसे हो गई इसके ऊपर से। किस लिए? उसको पूरा एम्बेड कर लिया ना भैया, पूरे को न्यूट्रिशन देना, अब उसको डेवलप करना है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसने बाद में कवर बनाया है, इस एक्सटेंडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस एक्सटेंडेड पार्ट इज नोन एज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और थर्ड पार्ट जी, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन, ये इतना और इतना, जो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ एंडोमेट्रियम का वो पोर्शन, उसको हम बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज डेसिडुआ पेराइटैलिस। तो ये भी आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। तो डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ पेराइटैलिस। तो डेसिडुआ हम किसको बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और मैंने क्या कहा यहाँ पे? हम कहेंगे प्रेगनेंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि विमेन जो है शी इज प्रेग्नेंट। कैसे पता चलेगा प्रेग्नेंट है? अगर अब वो ग्रेविडेक्स टेस्ट करेगी। कौन सा टेस्ट? इट इज नोन एज दी ग्रेविडेक्स टेस्ट।
ग्रेविडेक्स टेस्ट, डू यू नो कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ? वो जो एक स्ट्रिप नहीं आती, वो टीवी में भी एड वेड आती है भाई उसकी, प्रेगा न्यूज, जस्ट अ वन एग्जाम्पल, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे नेम है, मुझे भी क्लिक नहीं कर रहे, तो मुझे एक ही क्लिक हुआ। तो जैसे प्रेगा न्यूज है, वो स्ट्रिप जो आती है, इस तरह की एक स्ट्रिप होती है बेटा। उसके अंदर क्या है, यहाँ पे कॉलम बना होता है, एक यहाँ पे ऐसे बना होता है। तो ये जो कॉलम, ये जो वेल बना हुआ है, यहाँ पे मॉर्निंग के यूरिन की 2 ड्रॉप सिर्फ फीमेल को यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली ये क्या है, एक तरह का क्रोमेटोग्राम ही है। यहाँ पे अगर 2 लाइंस आ जाती हैं मीन्स फीमेल इज प्रेग्नेंट, अगर सिंगल लाइन आती है मीन्स शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तो ये क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई है कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है, और ये जो रूडिमेंट ऑफ, अभी इसको मैं क्या बोलूंगी, अभी ये प्लेसेंटा नहीं है, क्या है ये, फ्यूचर प्लेसेंटा को हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गए हैं, रूडिमेंट्स ऑफ प्लेसेंटा। ये रूडिमेंट ऑफ प्लेसेंटा ना क्या सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं बेटा, HCGs। क्या सिक्रीट करते हैं, HCG। क्या बोलते हैं HCG को, HCG की फुल फॉर्म होती है बेटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। तो ये सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ से, इन रूडिमेंट ऑफ प्लेसेंटा से। और ये जब सिक्रीट होंगे तो बॉडी में ये ब्लड में भी आएंगे, और ब्लड के थ्रू ये यूरिन में भी आएंगे। तो उस फीमेल का यूरिन अगर हम यहाँ ग्रेविडेक्स टेस्ट की इस किट में डालते हैं, तो उससे क्या पता चल जाएगा, ये क्या है, HCG सेंसिटिव है, कि HCG अगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो ये क्या दिखाएगा, 2 मार्किंग्स। अगर प्रेजेंट नहीं है, HCG प्रेजेंट कब नहीं होंगे, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट एक सिंगल लाइन आएगी। तो ग्रेविडेक्स टेस्ट से यहाँ पे कंफर्म हो सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन इस टेस्ट का भी वही है, अब कई फीमेल्स क्या करती है, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके 3-4 दिन के बाद, अरे कहीं मेरे पीरियड मिस तो नहीं हो गए, या एकदम एकदम से एग्जैक्टली आप एकदम से इंटरकोर्स के 5-6 दिन के बाद या वीक के बाद या पीरियड मिस होने के कोई 1 आध दिन के बाद ही एकदम नहीं इसको करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इम्प्लांटेशन अभी हुई ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन को भी कितने दिन हुए, जस्ट तुक्का मार के कि अरे कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, है ना। बहुत से लोग टेस्ट करने लग जाते हैं। तो वो टेस्ट तभी पॉजिटिव आएगा अगर इम्प्लांटेशन अभी हुई है। सपोज करो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन अभी वो मोरूला है, अभी ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, अभी इम्प्लांटेशन हुई ही नहीं। जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हुई तो ये रूडिमेंट, इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, प्लेसेंटा के रूडिमेंट्स बनेंगे, और ये प्लेसेंटा के रूडिमेंट ही तो क्या सिक्रीट करेंगे, HCGs। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी उसके बाद ही HCGs का टेस्ट मींस दिस ग्रेविडेक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तभी पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हैज बीन इस्टेब्लिश्ड। तो अब हम क्या कहेंगे कि लेडी जो है वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट, क्योंकि उसके यूरिन के अंदर क्या डिटेक्ट हो रहे हैं, HCGs। और ये HCGs जो है ना, इनका चलो इनके बारे में ना अभी प्लेसेंटा में बात करेंगे, अभी यहाँ पे इतना बहुत है। अब आ ही गए हैं हम लोग प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा मैंने बताया है क्या है, हमारी एनसीईआरटी प्लेसेंटा को क्या बोल रही है, प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच कनेक्ट्स, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी वाला नहीं लिख रही हूँ, मैं अपना लैंग्वेज में लिख रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 वर्ड्स यूज किए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, चलो लिख ही लेते हैं, विच कनेक्ट्स डेवलपिंग एम्ब्रियो टू दी मदर। प्लेसेंटा वो चीज है जो कनेक्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर के साथ, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो, या कई जगह आप लिखा पढ़ोगे फीटस। अब ये एम्ब्रियो और फीटस का डिफरेंस मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। एम्ब्रियो वो है जो इनिशियली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। फीटस कब है, जब उस एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स आइडेंटिफाइबल हो, मतलब छोटे छोटे आपको हाथ पैर के रूडिमेंट्स दिखने शुरू हो गए, आईज के रूडिमेंट्स हमें दिखने स्टार्ट हो गए। तो जब ऑर्गन्स आइडेंटिफाइबल हैं तब उसे एम्ब्रियो नहीं बोला जाता, तब उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, फीटस। एम्ब्रियो तब तक है जब तक सिर्फ वो एक सेल का मास है, कि अभी ऑर्गन्स आइडेंटिफाई इसमें नहीं हो रहे हैं कि कहाँ से हाथ बनेगा, कहाँ से नाक बनेगा, कहाँ से पैर बनेगा, कहाँ से सर बनेगा। गॉट इट।
तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर से जोड़ने का काम किसका होता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब आप कैसे लिख सकते हैं? प्लेसेंटा जो है PLACENTA, प्लेसेंटा किन दो चीजों का बना हुआ है? ये बना हुआ है बेटा 50% तो है इसमें मैटरनल पार्ट और 50% कंट्रीब्यूट करता है इसमें फीटल पार्ट। तो प्लेसेंटा दो चीजों से बनता है। मैटरनल पार्टिसिपेशन कितना है मैटरनल टिश्यूज का? 50%। फीटल टिश्यूज का पार्टिसिपेशन कितना है? 50%। और है क्या ये प्लेसेंटा? वो जो एंडोमीट्रियम की और जो हमारे पास फीटस था उसकी ये जो इंटरडिजिटेशंस थी उनसे ही तो बन रहा था हमारे पास। क्या ये देखो, ये जो व्हाइट वाला बनाया है, से इट इज दी फीटल पार्ट, और जो इधर वाला येलो वाला है इसको आप कह लीजिए इट इज दी मैटरनल पार्ट। तो इतने पास पास ये मैटरनल पार्ट क्या था? क्या है मैटरनल पार्ट? याद है? इट इज दी एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम लाइनिंग। लेटर ऑन इसको हमने क्या बोल दिया इम्प्लांटेशन के बाद? इसी को हमने डेसिडुआ बोला। और फीटल पार्ट क्या है? फीटस का पार्ट कौन सा? फीटस ने जो निकाली थी अपने सर के ऊपर से, क्या? कोरियोनिक विलाय। तो कोरियोनिक विलाय और एंडोमीट्रियम मिलके क्या बना रही है? प्लेसेंटा बना रही। प्लेसेंटा है क्या? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच कनेक्ट्स बोथ द डेवलपिंग फीटस विद द मदर। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखी है, कहीं पे भी मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा में जो है ना मदर का और फीटस का ब्लड जो है मिक्स हो जाता। नहीं होता बेटा, दोनों टिश्यूज बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इतने क्लोज हैं कि उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन वो ब्लड मिक्सअप नहीं होता। नेवर नेवर, कभी मत बोलना कि मदर का और फीटस का ब्लड जो है मिक्सअप होता है इन दी प्लेसेंटा। चलिए अब हम प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या क्या है? प्लेसेंटा के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लेसेंटा के ऊपर बहुत बार आपको सब्जेक्टिव वालों को नोट लिखना आ जाता है और ऑब्जेक्टिव वालों को तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंसते ही फंसते, एक आध तो पक्का ही है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है प्लेसेंटा का बेटा, नंबर 1, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। इट एक्ट्स एज अ बैरियर। बैरियर किसके बीच में? मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड दोनों को मिक्सअप नहीं होने देता। बैरियर कैसे है? अवॉइड्स मिक्सिंग अप ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड। मैटरनल एंड फीटल ब्लड, मैटरनल और फीटल ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता। इसलिए किसकी तरह काम कर रहा है? एक बैरियर की तरह भी काम करता है। सेकंड, इट एक्ट्स एज द डाइजेस्टिव, or you can say that digestive or and nutritive organ। एक डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव ऑर्गन की तरह भी ये काम करता है। कैसे? मदर ने जो भी खाया, जो भी उसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके क्या बना देंगे? सिंपल शुगर्स। प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बना देंगे? अमाइनो एसिड्स, फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। और भी जो वाइटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, वॉट एवर, कितना कुछ होता है हमारी डाइट के अंदर, वो सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड प्लेसेंटा से कहाँ चला जाता है, मतलब मदर से कहाँ आएगा? इनटू द फीटस। तो उसको अपना खाना ना तो खाने की जरूरत, डायरेक्टली जा रहा है उसके अंदर, ना पचाने की जरूरत, क्योंकि पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड जो मदर ने डाइजेस्ट कर दिया है बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में, वो डायरेक्टली वहां तक पहुंच रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, किसके थ्रू पहुंच रहा है? ये मैं बताना भूल गई। किसके थ्रू पहुंचता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? इट कनेक्ट्स the fetus and placenta। फीटस और प्लेसेंटा को आपस में कनेक्ट करती है। ये देखो इस डायग्राम में, देखो बेटा, ये है डेवलपिंग फीटस,
ये जो बीच में पड़ा हुआ है। और ये क्या है, ये कोरियोनिक विलाय आपको दिखाई दे रही है ना, ये प्लेसेंटा है। और ये बीच में क्या जा रही है, दिस इज द अम्बिलिकल कोड। देखो इसको लेबल भी कर रखा है, दिस इज द अम्बिलिकल कोड। क्या होता है बेटा इस अम्बिलिकल कोड के अंदर, इस अम्बिलिकल कोड के अंदर होती है बेटा हमारे पास ब्लड वेसल्स। कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे, अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल। इसमें होती हैं बेटा 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। क्या होती है इस अम्बिलिकल कोड के अंदर, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अब सबको पता आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं मैम, और वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं मैम। यहाँ पे उल्टा है, जो वेन है, वेन कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बेटा बड़े ध्यान से याद रखना, अम्बिलिकल कोड की जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो बिल्कुल उल्टा काम करती हैं। जो आर्टरी है दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन है दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंस्टेड ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस पूरे के पूरे अम्बिलिकल कोड के अंदर जो ब्लड होता है, पता है किसका ब्लड होता है, ओनली फीटल ब्लड, ओनली फीटल ब्लड, ओनली फीटल ब्लड। क्योंकि एम्ब्रियो से निकली अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है प्लेसेंटा तक, फिर प्लेसेंटा जहां पे होता है वहां पे मदर का और फीटस के जो टिश्यूज हैं वो आपस में इंटरडिजिटेटेड हैं, या एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। कनेक्शन नहीं हम कह सकते, क्लोज प्रोक्सिमिटी में है एक दूसरे के साथ। तो मदर का तो ब्लड यहाँ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी चीज प्लेसेंटा बैठा है ना एज अ बैरियर, दोनों को मिक्सअप ही नहीं होने देता। तो ये जो डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव ऑर्गन कैसे है, फीटस को कहाँ से मिलेगा, मदर की बॉडी से प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या खींचेगा, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टेड फूड। अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सारा का सारा कहाँ, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी जो डाइजेस्टेड फूड है, सिंपलर फूड है, वो थ्रू कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ब्लड वेसल में जाते हैं वो सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फॉर असिमिलेशन इन दी बॉडी। तो ऐसे ही ब्लड में ही तो है ना सारा का सारा डाइजेस्टेड जो भी मटेरियल है, डाइजेशन के बाद सारे के सारा जितना भी फूड पार्टिकल्स हैं, जो सिंपलर शुगर्स हैं, एमिनो एसिड है, सब कुछ कहाँ ट्रैवल करती हैं, ब्लड। ब्लड के थ्रू वो ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी मदर का वही डाइजेस्ट, मदर के ब्लड में से वो सारे के सारे जो हैं शुगर्स हो गई, प्रो एमिनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें, आयंस हो गए, ये सभी चीजों को ब्लड से कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, प्लेसेंटा के पास। और प्लेसेंटा से फिर अम्बिलिकल जो कोड है उसके थ्रू वो कहाँ पे पहुंच जाता है, फीटस के पास। तो फीटस को खुद खाना खाने की जरूरत नहीं है, पचाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड उस तक पहुंचाया जा रहा है, किसके थ्रू, एम्बिलिकल कोड के थ्रू। और ये सारा काम कर कौन रहा है, प्लेसेंटा। उसके बाद प्लेसेंटा जो है ना बेटा, इट ऑल्सो एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट ऑल्सो एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे, खुद तो भैया ये सांस ले नहीं रहा, आराम से पड़ा हुआ है अंदर, तो सांस कौन ले रहा है, मदर जो ऑक्सीजन खींच रही है बाहर से, मदर तो ब्रीथ कर रही है ना, तो मदर जो ऑक्सीजन ले रही है वही ऑक्सीजन फीटस भी खींच रहा है। ये काम भी किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। और जो फीटस की सेल्स के अंदर जो फाउल CO2 प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि CO2 को हम बाहर निकालते हैं, तो वहां पे भी जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ CO2, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू भेज दिया जाता है इन दी बॉडी ऑफ मदर, और मदर उसको एक्सेल कर देती है। उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट एज दी क्या, इट ऑल्सो एक्ट एज दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट ऑल्सो एक्ट एज दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। भाई एक्सक्रीशन का काम भी यही कर रहा है फीटस के लिए। अब फीटस को तो सुसु पोटी थोड़ी करेगा, वो अंदर पेट के नहीं कर सकता ना, मदर के वूम के अंदर। तो क्या करेगा, वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा ना। देखो खाना जा रहा है, चाहे सेमी चाहे डाइजेस्टेड फूड ही जा रहा है, कहीं ना कहीं वेस्ट तो निकलेगा ना। तो वो वेस्ट जो भी निकलेगा वो प्लस जो भी यूरिया वाला वेस्ट जो निकलेगा, वो सारा का सारा भी कहाँ भेज दिया जाता है, थ्रू प्लेसेंटा मदर की बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। मदर जब अपने वेस्ट एलिमिनेट होते हैं मदर की बॉडी से, तो साथ में फीटस के वेस्ट भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो देखो प्लेसेंटा क्या क्या काम कर रहा है, बैरियर भी है, उस तक फूड भी पहुंचा रहा है, उस तक फ्रेश ऑक्सीजन लेके आ रहा है, उसकी फालतू की यूज की CO2 को खींच के ला रहा है, कहाँ दे रहा है, अल्टीमेटली मदर। मदर 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 क्या बनी हुई है, डस्टबिन बनी हुई है उसके लिए। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि जो भी उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स जो भी डेवलप हुए, जो भी प्रोड्यूस हुए, उनको भी खींच के ले आता है प्लेसेंटा, कहाँ दे देता है, टू दी मदर।
और मदर उनको फिर एलिमिनेट कर देती है। तो ये सारे के सारे फंक्शन बेटा कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लेसेंटा परफॉर्म करता है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्लेसेंटल हार्मोन सिक्रीट करना। प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लेसेंटल हार्मोन। तो पहला काम क्या है देखो, इट एक्ट एज द बैरियर। नंबर टू, इट एक्ट एज द डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव ऑर्गन। इट एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इट एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। और इनकी एनसीईआरटी के अंदर भी बात की गई है, तो ये तो वैसे भी हमें बात करनी ही पड़ेगी। तो प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से हैं? वो हार्मोन जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? एक हार्मोन है बेटा HCGs, जिनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। देखो अभी प्लेसेंटा बना नहीं था, जब अभी प्लेसेंटा का फाउंडेशन रखा जा रहा था इम्प्लांटेशन के टाइम पे, प्रेगनेंसी जब जहां पे मैंने पढ़ाया वहां कहा था ना, रूडिमेंट ऑफ प्लेसेंटा बनाएंगे। एंडोमेट्रियम का पार्ट और कोरियोनिक विलाय का पार्ट जहां आपस में इंटर डिजिटेटेड हो रहा था, एक दूसरे के अंदर फंस रहा था, वहां पे मैंने कहा था ना ये क्या बनाएगा फ्यूचर? प्लेसेंटा। तो वो पार्ट ही क्या सिक्रीट करने लग गया था? HCGs। मतलब कि प्लेसेंटा, वो पार्ट ने क्या बनना था? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही तो सिक्रीट करता है HCGs। क्या है ये? प्लेसेंटा का हार्मोन है। क्या काम होता है? अच्छा, इनकी डिटेक्शन से तो हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर ये यूरिन में दिखाई देंगे, पर ये प्लेसेंटा ने क्यों सिक्रीट किए? HCGs क्यों सिक्रीट किए बेटा? बिकॉज ये जो HCGs होते हैं ना, HCGs मिमिक्स LH। क्या करते हैं ये? LH को मिमिक करते हैं, उनका एक तरह का सब्सटीट्यूट है, क्योंकि LH का क्या भरोसा, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है ना, इसके लेवल कम ज्यादा भी हो सकते हैं सिक्रीट। अगर कम हो गए तो क्या होगा? क्या होगा मैम? कुछ भी नहीं होता। LH से क्या होता है? होता है, बताऊं क्या होता है? LH क्या करता है? LH मेंटेन्स, किसको मेंटेन कर रहा था बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को। तो क्या हो गया मैम? कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन। तो क्या हो गया बेटा? प्रोजेस्टेरोन किस चीज के लिए जरूरी था? फॉर मेंटेनिंग दी प्रेगनेंसी। क्योंकि ये किसको मेंटेन कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन किसको मेंटेन करके रखता है? मेंटेन्स दी एंडोमेट्रियल थिकनिंग। जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है वो इसी की वजह से तो मेंटेन रहती है, जहां पे जाके हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका। अब सोचो वो एंडोमेट्रियम ही जड़ गई तो एम्ब्रियो आपका क्या हो जाएगा? अबॉर्ट हो गया ना, तो मिसकैरेज हो गया। तो उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या रखना है? मेंटेन रखना। उसको मेंटेन रखने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन को कौन मेंटेन रखता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे उसके लिए कौन जरूरी था? LH। अब LH तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, अगर इसके लेवल कम हो गए, इसके लेवल कम होते ही प्रोजेस्टेरोन के लेवल गिरेंगे और एंडोमेट्रियल लाइनिंग झड़ जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। टू अवॉइड दैट कि अगर LH कल को अपना काम करना भूल भी जाए या नहीं भी सिक्रीट हो रहा, तो कम से कम इसका एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रेगनेंसी को 9 मंथ मेंटेन करके रखना है, तो वो काम किसको दे दिया जाता है? प्लेसेंटा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो कहता है मैं तो अपना HCG बना लूंगा, कोई बात नहीं। ये HCG क्या करता है? इट मेंटेन्स दी कॉर्पस ल्यूटियम। इसको जरूरत नहीं है LH की, है तब भी बढ़िया, नहीं है तब भी बढ़िया। तो ये HCGs कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखते हैं टिल 9 मंथ्स, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? HCGs। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो अब थिकंड होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। क्यों? वो एम्ब्रियो अभी डेवलप करेगा, फीटस बनेगा, फीटस फिर और डेवलप होगा, उसकी ग्रोथ होगी, तो न्यूट्रिशन की रेगुलर जरूरत है। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती रहेगी? थिक होती रहेगी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और वो लाइनिंग मेंटेन रहेगी टिल 9 मंथ। इसका मतलब देयर विल बी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। कहां से होगी? मेंस्ट्रुएशन होगी तो मतलब मिसकैरेज हो गया। बात समझ में आ रही है ना? प्रेगनेंसी का मीनिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। क्यों? एंडोमेट्रियम के अंदर ही तो हमारा एम्ब्रियो जाके एम्बेड हुआ है, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर एंडोमेट्रियम ही झड़ गई मतलब मिसकैरेज हो गया है, और मिसकैरेज हो गया, एंडोमेट्रियम झड़ी है, मतलब क्या हो गई? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, ब्लीडिंग की फॉर्म में ही तो वो बाहर आएगी। तो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ द जेस्टेशन, और यू कैन से प्रेगनेंसी। द सेकंड हार्मोन इज द ह्यूमन
कोरियोनिक लैक्टोजन, है ना, HCl, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन, या इसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन भी बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन, जैसे ये था HCGs। अभी लैक्टोजन के नेम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए क्या करेगा ये, मिल्क प्रोडक्शन। बेबी जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद भाई उसको फीड तो कराना पड़ेगा, तो बेबी के पैदा होने से पहले ही ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो क्या करता है, स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है बेटा, ये भूलना मत। HCGs, HCl, प्रोजेस्टेरोन, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। उसके अलावा प्लेसेंटा अपना कुछ इस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता रहेगा, वो तो उसका काम ही है, इस्ट्रोजन करेगा। इस्ट्रोजन क्या काम करने वाला है मैम यहाँ पे, ये क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे मैम क्या जरूरत है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, है ना बेटा जरूरत। हिप का जो एरिया है, मतलब फैट डेपोजिशन होना लग जाता है फीमेल में, उसका जो हिप का पोर्शन है वो थोड़ा सा ब्रोडन होने लग जाता है, क्योंकि वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाएगा। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन होगा, कहाँ होगा, मेमोरी ग्लैंड्स का भी तो साइज बड़ा करना है, तो इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स मीन्स दी ब्रेस्ट्स। तो एस्ट्रोजन की जरूरत तो भैया पड़ने वाली है, बिल्कुल पड़ेगी। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की तो बस पूछो ही मत, वो तो है ही हमारे पास मेन प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरोन पिक्चर में है तब तक प्रेगनेंसी है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन डिसअपीयर हुआ, एंडोमेट्रियल लाइनिंग झड़ जाएगी, देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन, मिसकैरेज हो गया समझो। तो प्रोजेस्टेरोन भी इसीलिए कॉन्टिन्यूसली अपना सिक्रीट भी करता रहता है, और ऐसे हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखे, और प्रोजेस्टेरोन मतलब हर तरह से इसको प्रोजेस्टेरोन 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 चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी ने हमारे पास क्या लिखा है, इस टाइम पे ही ओवरीज भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और उस हार्मोन का नेम है बेटा रिलैक्सिन। ये हार्मोन बहुत जरूरी है। कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन। ये क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, इट रिलैक्सेस दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हिप बोन है ना, जो हमारी हिप बोन है, समझ रहे हो, हिप बोन का जो जॉइंट है, कार्टिलेजिनस है, प्यूबिक सिम्फिसिस, उस जॉइंट को एक तरह से रिलैक्स कर देता, खोल देता है, ताकि बच्चे का जो डिलीवरी है फीमेल की बॉडी से वो इजीली हो पाए, क्योंकि पेल्विस रीजन से ही तो डिलीवर करेगी ना फीमेल बेबी को। तो इट रिलैक्सेस दी प्यूबिक सिम्फिसिस। उसके अलावा क्या करती है, डायलेट्स दी सर्विक्स। अब भैया सर्विक्स को भी तो, सर्विक्स मैंने बताया था ना, बिल्कुल टाइट क्लोज्ड नैरो पार्ट ऑफ द यूटरस है, तो कहाँ से निकलेगा बेबी उसमें से, तो सर्विक्स को भी थोड़ा रिलैक्स और ढीला पड़ना पड़ेगा, ताकि वो ऐसे खिंच जाए जब बेबी उसके अंदर से बाहर एग्जिट करे। और ये सारा का सारा टाइम, ये सब कब होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन का मीनिंग आप सब जानते हो, डिलीवरिंग अ बेबी। तो पार्चुरेशन के टाइम पे ये रिलैक्सिंग जो है अपना, मतलब कहते हैं ना, अपना टशन दिखाएगा। अब आ जाइए बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। तो प्रेगनेंसी का हमें पता चल गया, प्रेगनेंसी हार्मोन्स का हमें सबका पता चल गया, प्रोजेस्टेरोन क्यों जरूरी है। तो कभी भी आंख बंद करके कोई पूछे ना प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो कभी मत उसको भूलना। अब आ जाइए आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर ने क्या बनाई, इस स्ट्रक्चर ने बनाई बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे, है ना। और यहाँ पे बीच में क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था इनर सेल मास। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, इनर सेल मास। अब उस इनर सेल मास ने, ये सारी के सारा जो सेल मास है वो ये पड़ा हुआ है, ये लो यहाँ पे बना देती हूँ मैं वो सेल्स। जब ये सारा काम हो रहा था ना, तो उन सेल्स ने भी अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया था। अब वो नोब की फॉर्म में नहीं रही, वो ऐसे अरेंज हो गई।
क्या है, और बाहर क्या प्रेजेंट था, अरे मैं तो वो बनाना ही भूल गई, क्या पता है इसकी ट्रोफोब्लास्ट। ये है ट्रोफोब्लास्ट। ये समझ रहे हो ना क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट के बीच में, यहाँ पे बीच में क्या पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है बेटा ब्लास्टोसील। और वो क्या है, दीज आर दी कोरियोनिक विलाई। तो ये स्ट्रक्चर एम्बेड हुआ था कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के अंदर। अब क्या होगा, अब मैंने इसको एंडोमेट्रियम में ही पढ़ा है, इसको इमेजिन करो बस, ये एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो चुका है, इसके पूरे के ऊपर एंडोमेट्रियम की कवरिंग आ चुकी है और ये उसके अंदर एम्बेडेड है इस वक्त। तो वहां पे जाके अब ये क्या करेगा, जो ये हमारे पास सेल मास पड़ा हुआ था ना, ये जो इनर सेल मास है, ये एक एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्म में अरेंज हो चुका है। वो जो ऐसे तिकोना इनर सेल मास पड़ा हुआ था ना, वो क्या था, एम्ब्रियोनल नोव। अब उसने अपने आप को अरेंज कर लिया किसकी फॉर्म में, उन सेल्स ने अरेंज कर लिया अपने आप को एक लाइन में, और इसने क्या बना दी, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है अब क्या करेगी, दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क विल डिवाइड। डिवाइड हो जाएगी, कैसे डिवाइड हो जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ ऐसे सेल्स बन जाएंगी इसमें, और नीचे की तरफ छोटी सेल्स बन जाएंगी। ये ऐसे डिवाइड हो गई, क्या डिवाइड हो गई, एम्ब्रियोनिक डिस्क डिवाइड हो गई इनटू अपर लेयर ऑफ सेल। इन अपर लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी एपीब्लास्ट्स। और ये जो नीचे छोटे वाली सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी हाइपोब्लास्ट। अब क्या होगा, ये हाइपोब्लास्ट तो एमनियोटिक कैविटी ये वो सब कुछ बनाएंगे, हम इस पे, हमारा फोकस किस पे आना चाहिए, इस पे। अब ये जो एपीब्लास्ट है ना बेटा, these एपीब्लास्ट विल डिफरेंशिएट होंगी और क्या बना देंगी, 3 जर्म लेयर्स। ये एपीब्लास्ट की सेल, इनका आपको कुछ नहीं करना, ये पहले होता रहा बहुत सारा कोर्स में, अभी इनका कुछ भी नहीं बात करेंगे, सिर्फ एपीब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी, मतलब ये सेल्स आपस में मतलब बहुत सारी डिवाइड करेंगी करेंगी करेंगी, जब बहुत सारी सेल्स हो गई तो इनको फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा कि भैया ये पोर्शन की सेल्स को क्या बनाना है, एक्टोडर्म, इस पोर्शन की सेल को एंडोडर्म, और आपको बनाना है मीजोडर्म। उन्हीं को तो बोलते हैं ना 3 जर्म लेयर्स। तो वो 3 जर्म लेयर्स क्या बनेंगी, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, फिर बनेगी एंडोडर्म, और सबसे लास्ट में डेवलप होती है बेटा दैट इज मीजोडर्म। तो 3 जर्म लेयर बन जाएंगी। अब इनको जर्मिनल लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल क्या करती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन है ना, हमारी हड्डियां, हमारी ब्लड सेल्स, हमारी स्किन, हमारे टीथ, हमारी टिश्यू, हमारी सेल, हेयर, नेल, वट एवर, जिस भी चीज की हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ऑल दी ऑर्गन्स, ऑल दी सेल्स, ऑल दी टिश्यूज आर मेड बाय दीज 3 लेयर्स। जैसे एक्टोडर्म है, फॉर एग्जाम्पल, एक्टोडर्म क्या बनाती है, जितनी भी हमारी स्किन है, सारा का सारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हो गया। उसके अलावा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पता है ना, ब्रेन हो गई, स्पाइनल कोड होगी, न्यूरॉन्स हो गए, वो सारा का सारा कौन बना रहा है, एक्टोडर्म। मीजोडर्म क्या बनाता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें आप, ये क्या बनाता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू बनाता है और हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। बोन्स बना दी, कार्टिलेज बना दिए, ब्लड बना दिया, मसल्स बना दी, ये सारा काम कौन करता है, मीजोडर्म। तो एपिथेलियल टिश्यू इसने बनाया, मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू इसने बनाया, और जितना भी हमारा गट से रिलेटेड पोर्शन रह गया, गट मींस द विसरा, थायरॉइड्स, पैराथायरॉइड्स, पेनक्रियाज, वो सारा का सारा कौन बनाती है, एंडोडर्म। तो पहले ये रट्टा भी मारना होता था हमें कि किस जर्म लेयर से कौन से ऑर्गन बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको बस सिंपली याद रखना, ये एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा, ये मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, और ये सारा का सारा क्या बनाएगा, विसरा, गट बनाएगा, एंडोडर्म। तो यहां से क्या हो जाता है, ये सब अपने अपने ऑर्गन्स बनाने शुरू कर देंगे कि भैया मुझे ये काम बना है, मैं वो बनाना शुरू करती हूँ, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। तो यहां से एक तरह से क्या स्टार्ट हो जाता है, यहां से स्टार्ट हो जाती है बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस समझते हो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ दी ऑर्गन्स। गॉट इट। तो ये हो गई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बेटा हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बारे में। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स।
अब क्या है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? इनके नेम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा है, मतलब प्रोटेक्टिव है इन नेचर, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है या वन और दी अदर फंक्शन इनके हैं। तो कितनी हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं? वी हैव 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। कितनी है हमारे पास? दीज आर 4। और वो कौन सी है? सबसे पहली जो सबसे बाहर वाली है दैट इज बेटा कोरियोन, उसके अंदर वाली है दैट इज एमनियोन, उसके बाद एक है हमारे पास एलेंटोइस और एक है हमारे पास योक सैक। ये एलेंटोइस और योक सैक जो है ये वेल डेवलप्ड नहीं है। अभी पहले इनको देख लेते हैं। देखो वहां से हम निकल आए हैं, अब यूटरस से क्या हो गया? अब ये डेवलप होना शुरू हो गया। क्या? एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनना शुरू हो गया है? फीटस। ये क्या दिख रही है आपको? दिस इज द अम्बिलिकल कोड। ये सारा का सारा क्या है? दिस ऑल इज द प्लेसेंटल विलाई। क्या कर रही है? मदर की एंडोमेट्रियम से क्या ले रही है? न्यूट्रिशन। तो प्लेसेंटा में किसका पार्ट है? मदर का भी पार्ट है और इधर से फीटस का पार्ट है। तो प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है एम्बिलिकल कोड उसको फीटस को दे रही है, और फीटस ने जो भी कुछ वेस्ट पहुंचाने हैं वो सारे वेस्ट अम्बिलिकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा को दे देते हैं। प्लेसेंटा से वो कहाँ भेज देता है? मदर के पास। मदर उनको एलिमिनेट कर देती है फ्रॉम दी बॉडी। तो अब यहाँ पे मैम ये बात करो आप जो हमें बतानी है, और वो बात क्या है? सबसे पहले विल टॉक अबाउट द कोरियोन। कोरियोन क्या है? ये सारा का सारा, ये जितना भी पोर्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा है, जितने में आपको एक कोरियोनिक, ये जो विलाय वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये क्या है? दिस इज द कोरियोन। कोरियोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? विलाय प्रेजेंट है। और विलाय किसके लिए थे पता है ना? क्या ड्रॉ कर रही है? न्यूट्रिशन। ड्रॉ न्यूट्रिशन। और है क्या कोरियोन? प्लेसेंटा का फीटल वाला पार्ट है, ये तो है कोरियोन। उसके बाद आ जाता है बेटा कोरियोन के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जहां इन्होंने दिखाई नहीं, मैं इसको खुद ड्रॉ कर दूंगी। कोरियोन के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है, देखो ये जो फीटस है ना, आप ऐसे पढ़ लो, फीटस है, फीटस के एकदम बाहर वाली ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, ये जो फीटस को कवर कर रही है, ये वाली लेयर, ये फीटस को कवर करने वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एमनियोन। क्या है ये? फीटस के एग्जैक्टली एकदम बाहर वाली लेयर, ये है एमनियोन। और ये एमनियोन जब है, एमनियोन के अंदर आपको देखा क्या बन गया? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एमनियोन। एमनियोन क्या बना रही है? एक बैग लाइक, सैक लाइक, थैले जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। और इस थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेज कलर का, ये क्या भरा पड़ा है? सारा का सारा इसके अंदर भरा पड़ा है बेटा एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या फंक्शन है इस एमनियोटिक फ्लूइड के? देखो एमनियोन क्या बना रही है? एक लेयर बना रही है डेवलपिंग फीटस के आसपास। वो जो लेयर बनी उससे एक बैग बन गया, उस बैग के अंदर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से फीटस लटका हुआ है, और उस बैग के अंदर क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या क्या काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड? नंबर 1, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो और डेवलपिंग फीटस। डेसिकेशन का मतलब समझ रहे हो? कंडीशंस मॉइस्ट रखता है उसके डेवलप होने के लिए। सूखा पड़ गया यहाँ पे, स्किन किन सब सूख जाएगी, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा एम्ब्रियो, है ना? तो डेसिकेटेड रखता है, मतलब उसकी डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है, हाइड्रेट रखता है उसको। दूसरा काम क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। किसी तरह का मदर को कोई झटका लग जाए, कोई बम्प आ जाए, उसकी बॉडी में कोई जर्क लग जाए, या मदर किसी तरह से गिर जाए, है ना, तो एक तरह के कुशन का, शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है ये फ्लूइड। जल्दी से एम्ब्रियो को जो है शॉक, मतलब उसको इंजरी नहीं होने देता। तो यू कैन राइट डाउन ऑल्सो प्रिवेंट इंजरीज। इसमें मदर में नहीं, सब कुछ ये हम फीटस के रिलेशन में बात कर रहे हैं। उसके अलावा क्या हेल्प करता है? एंटीबैक्टीरियल भी है ये जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड, इट इज एंटी माइक्रोबियल। लिखो आप, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, इवन सम वायरसेस को भी किल कर देता है। तो ये क्या है? दिस इज एंटी माइक्रोबियल। समझ गए? किसी भी तरह के
ब्लड के साथ किसी तरह के बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह अगर एंटर कर गए तो उनको भी किल कर देगा, नहीं तो इसको इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। फीटस तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मतलब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, वो पहले बीमार पड़ गया मदर के वोम में, तो उन चीज़ों से भी इसको प्रिवेंट करता है। उसके अलावा कि उसकी ग्रोथ और डिवेलपमेंट प्रॉपर हो, तो वो पॉइंट फिफ्थ आप ऐड कर लेना कि क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। और इसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ फीटस की सेल भी होती हैं, फीटस के एकदम टच में ना, मतलब एक पानी है, पानी के गुब्बारे के बीच में एक धागे से क्या लटका पड़ा है, एम्ब्रियो। ये जो फीटस है उसके बीच में ही पड़ा हुआ, अब मैं इसको फीटस बोलूंगी क्योंकि इसके देखो आंख दिख रही है, बाकी छोटी सी यहाँ से ये रूडिमेंट्स निकलने शुरू हुए हैं बॉडी के, तो मैं इसको एम्ब्रियो नहीं बोलूंगी, अब मैं इसको क्या बोलूंगी, फीटस। तो ये फीटस इसके अंदर लटका हुआ, तो फीटस की बॉडी के भी कुछ सेल्स यहाँ पे इस फ्लूइड के अंदर तैर रहे होते हैं। तो इस फ्लूइड को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को या क्रोमोसोमल एबरेशंस को अगर हमें डिटेक्ट करना है बच्चे के अंदर, तो हम इस फ्लूइड को यहाँ से कैथेटर की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से फ्लूइड निकाल लो, इसके अंदर फीटल सेल्स होती हैं, उन फीटल सेल के क्रोमोसोम्स की स्टडी करके हम इस स्टेज पे ही, अभी जब जब अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, यहीं पे हम उसमें किसी भी तरह की अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट फीटस कैन बी अबॉर्टेड अगर वो एबनॉर्मेलिटीज हमें मिलती हैं। तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट टेस्ट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलेंगे इसको, एमनियोसेंटेसिस। इसकी बाद में बात करेंगे। फिर आ जाइए बेटा आप एलेंटॉइस पे। एलेंटॉइस क्या है, ये देखो, ये वाला सैक आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऐसा, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एलेंटॉइस। और ये जो एलेंटॉइस होता है, दिस इज हाईली रिड्यूस्ड। हम लोगों में क्या होता है, ये हाईली रिड्यूस होता है, इसका काम सिर्फ क्या होता है, ये क्या बनाता है, ओनली ब्लड वेसल्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बनाएगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज और वेन्स, बस वो बनाने का काम होता है, और ये हाईली रिड्यूस्ड होता है और इसका ज्यादा कोई काम नहीं है। उसके बाद आ जाइए ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो एक सैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, अपने साथ साथ खोल के बैठ जाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द योक सैक। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब योक सैक क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर। ये हमारे अंदर ज्यादा डेवलप नहीं होता, ये जहाँ पे योग विटेलोजेनेसिस होना होता है ना, वहां पे ये योग बड़ा बना होता है। तो मैम यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, ये इनिशियल स्टेजेस में ही प्रेजेंट है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे क्या होगा, स्टार्टिंग में इनिशियली ये क्या बना रहा है, योग किस चीज में हेल्प कर रहा है, अरे अरे, इनिशियली ये योग से क्या बना रहा है, ब्लड बनाने का काम कर रहा है, क्या है, ब्लड फॉर्मेशन करवा रहा है। ब्लड की सेल्स भी तो बनवानी है ना बेटा हमने, फीटस डेवलप हो रहा है, सारे अंग बन रहे हैं, तो उसके अंदर ब्लड भी बनना चाहिए, तो वो ब्लड फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हीमोपोएसिस। तो ब्लड फॉर्मेशन करवा रहा है योग सैक। बाद में इसका फंक्शन कौन टेकअप कर लेता है, योग सैक के बाद लेटर ऑन कौन करवाने लग जाता है, योग सैक के बाद कौन ये फंक्शन ले लिया जाता है, लीवर के द्वारा। बिल्कुल शुरू में जब फीटस अभी डेवलप हो रहा है तो योग सैक के अंदर बन रही होती है क्या, ब्लड बन रहा होता है। फिर योग सैक धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो गया, तब तक वो फंक्शन किसने ले लिया, लीवर ने। लीवर के बाद बेटा वो फंक्शन कौन ले लेता है फीटस के अंदर, स्प्लीन। और स्प्लीन के बाद जब हम पैदा हो चुके हैं उस वक्त वो फंक्शन कौन ले लेता है, हमारी बोन मैरो। तो हम लोगों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एरिथ्रोपोएसिस या हीमोपोएसिस कहाँ पे होता है, इन आर बोन मैरो। समझ गए। तो जब हम फीटल स्टेज में, और वो भी इनिशियल फीटल स्टेजेस में, इनिशियल एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे योग सैक का काम क्या होता है, हीमोपोएसिस। उसके बाद ये रिड्यूस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दैट फंक्शन इज टेकन अप बाय द लिवर, देन बाय द स्प्लीन, एंड आफ्टर बर्थ द ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दी बोन मैरो। तो ये चार हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो सिर्फ क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में, प्रोटेक्शन देने में और अदर काम करने में। बाकी इनका फीटस बनने में कोई रोल नहीं है, मतलब फीटस का पार्ट नहीं है ये, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।